हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, जिसका पेपर 27 फरवरी को होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप 95% 100% दावे के साथ कहता हूं कि उठा लेंगे। इसमें हमने पूरे किताब के बहुविकल्पी को सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट जो पिछले सालों में जो हमारे 16, 17, 18, 19, 20 के पेपरों में आए हैं उन्हीं को हमने इसमें लिखा है। ठीक है बच्चों, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और साथ ही में इसके साथ हम देखेंगे 6 नंबर में आए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 4 नंबर में आए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो हमारे 2023 के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हमारा सबसे पहले 20 बहुविकल्पी आता है। तो आइए देखते हैं कि 20 बहुविकल्पी कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये 30 कटा है हुआ है। ठीक, तो बताओ बच्चों, ऑप्शन दिया है 20, 10, -20, -10। तो बच्चों पहले सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, किसका पूछ रहा है? उत्तल दर्पण का पूछ रहा है ना। उत्तल दर्पण में हमारा जो फोकस दूरी होता है क्या होता है? प्लस में होता है। देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण में हमारे यहाँ पर एक जो केंद्र बनता है इसे, तो उत्तल दर्पण में हमारा जो फोकस होता है किधर होता है? इधर होता है, यानी ये हमारा हमेशा प्लस में होता है। अवतल में हमारा क्या होता है? माइनस में होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस में आएगी। और रही बात इसमें फोकस दूरी दिया है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू R/2 पूछ रहा है, या R इक्वल टू 2F होता है। तो उसी फॉर्मूला पर रख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो 10 है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगर यही कहता कि अवतल दर्पण का बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -20 हो जाता। ठीक है बच्चों, तो यानी ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ो। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर क्या दिया है? 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि उस उत्तल लेंस से वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु का रखना होगा। कहाँ पर रखेंगे वस्तु को उत्तल लेंस के लिए कि वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बने? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका क्या होगा। ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है, लेंस के वक्रता केंद्र पर या लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पर, यहाँ पर होगा लेंस से 2F दूरी पर, यहाँ फोकस एवं लेंस के बीच पे। तो बच्चों हमको क्या निकालना है? वास्तविक निकालना है ना, और समान आकार का प्रतिबिंब दिखाना है ना। वो भी किस पे दिखाना है? उत्तल लेंस पे। तो उत्तल लेंस और दर्पण से हमारा फिक्स है कि प्रश्न आनेगा। तो बच्चों ना, हमको वास्तविक और समान आकार का आकृति दिखाना है ना, तो लेंस से 2F दूरी पे हम लोग रख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेंस से कितने दूरी पर रखेंगे? 2F दूरी पे, यानी त्रिज्या R पे रख देंगे। अगर सेंटर पर रखते हैं, ये देखिए उत्तल लेंस है, यहाँ पर हम लोग त्रिज्या जो इसकी फोकस होती है, फोकस हम लोग क्या रखेंगे? ये F है, तो यहाँ पर R पर रखेंगे तो हमारा क्या होता है? समान आकार मिलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब अगला प्रश्न देखो। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और आशा करता हूँ कि तुमको पता भी होगा। चलो इसको कमेंट करके जल्दी बताओ कि तो अगर स्वस्थ नेत्र है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ऑप्शन देख लो, सुन लो। और कह रहा है कि अनंत 35 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर और 25 सेंटीमीटर पर। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? 25 सेंटीमीटर होगा या 35 सेंटीमीटर होगा या 30 सेंटीमीटर होगा या अनंत होगा? अगर जिसको नहीं पता है, जिस बच्चों को नहीं पता, अगले वीडियो में इसको हम बता देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, अब आगे देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बने अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। बताओ बच्चों, किसका पूछ रहा है? सूक्ष्मदर्शी का पूछ रहा है ना। और कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब की आकृति कैसा होता है? आभासी सीधा बड़ा, कह रहा है कि आभासी उल्टा बड़ा, कह रहा है अवास्तविक सीधा बड़ा, कह रहा है वास्तविक उल्टा वो बड़ा। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। क्या कर रहा है? सूक्ष्मदर्शी कर रहा है ना, अंतिम प्रतिबिंब कर रहा है ना, सीधे मारिएगा आभासी उल्टा और बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी पे सीधे मार दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि विद्युत सेल स्रोत है, किसका है? विद्युत धारा का है? नहीं। किसका है? विद्युत आवेश का है? नहीं। इलेक्ट्रॉनों का है? नहीं, क्योंकि हमारा विद्युत जो सेल है किसका है? विद्युत ऊर्जा का। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जो विद्युत सेल स्रोत होता है किसका होता है बच्चों? डी नंबर, यानी विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलो अगले देखो, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है बच्चों? यहाँ पर दिया, ये तो बहुत ईजी है। कह रहा है कि किलोवाट घंटा है। ऑप्शन देखो क्या कर रहा है? विद्युत विभवांतर का, विद्युत समर्थ का, ऊर्जा का, आवेश का। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का। किलोवाट किसका होता है? ऊर्जा का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम माइंड करके जानो, कंठस्थ करके जाना। ठीक, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, देखो क्या कर रहा है बच्चों।
कह रहा है कि विद्युत जनित स्रोत है ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, यांत्रिक ऊर्जा का, और ऑप्शन नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो किसका पूछ रहा है? विद्युत जनित स्रोत है ना, ऊर्जा का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा जाता है, इसको एकदम रट लेना बच्चों। विद्युत जनित क्या होता है, हमने आपको एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें 6 नंबर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने कराया है, जाकर चैनल पर देख लेना इसको, विद्युत जनित क्या होता है। पक्का 6 नंबर आएगा इस बार। तो यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, कह रहा है कि कॉपर पेराइट का सूत्र है, बताओ। कॉपर पेराइट है ना, कॉपर दिख रहा है ना, तो कॉपर सबसे पहले सभी में होना चाहिए, फिर क्या है? पेराइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, CuFeS2, CuS, Cu2O, CuCO3, C4OH के पावर 2। तो बच्चों जो कॉपर पेराइट है बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? CuFeS2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चों। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बताओ, 8-1, 1-8, 1-2 या 2-1। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। अरे इसका आंसर हो जाएगा 1 और 8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर हमें क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर तत्वों की क्या होती है? धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, धातुकता बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, या तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हम किसी भी आवर्त से जो होता है 118 तत्व होता है, उसमें जो आवर्त होता है, अगर हम लोग बाएं से इधर क्यों जाएंगे, दाएं क्यों से बढ़ेंगे ना, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्साइड वाला जो क्षारीय प्रकृति होता है घटने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न कर रहा है कि विविध श्रृंखला यौगिकों का उदाहरण है एथेन, बेंजीन, पिरिडीन या साइक्लोप्रोपेन। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? विविध श्रृंखला पूछ रहा है ना, यौगिक का उदाहरण क्या है? तो एथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो बच्चों, कह रहा है 13 नंबर कि C2H5HSO4 को 160 डिग्री सेल्सियस तथा 17 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बनता है किसको? C2HSHSO4 को क्या बनेगा? मेथेन बनेगा, क्या बनेगा? C2H6 बनेगा, क्या बनेगा? C2H4 बनेगा, या C2H520 बनेगा। तो इसको हम लोग गर्म करते हैं बच्चों, तो हमारा क्या बनता है? C2H4। इसको याद करके एकदम चले जाओ। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि अब यहाँ से क्या हो गया? अब यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, क्योंकि 14 नंबर से हमारा बायोलॉजी आने वाला है। बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन आता है, 7 क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बच्चों? नर में, मादा में, नर और मादा दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो स्तन ग्रंथियां होती है किसमें पाई जाती है? मादा में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, कह रहा है कि पोषण तत्वों का अवशोषण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर होता है? हमेशा में होता है, क्षुद्रांत में होता है, वृद्धांत में होता है, या ग्रहणी में होता है? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्षुद्रांत में होता है। ठीक है बच्चों, इसको जितना जल्दी कंठस्थ करेंगे उतना आपके लिए सही होगा, क्योंकि आपको टारगेट रखे हैं 20 में 20 नंबर आपको पूरा करवा के रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो और वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, और अगला देखो प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है कि प्लूरा एक द्विस्तरीय झिल्ली है जो आवरण होता है, किसका होता है? जो प्लूरा होता है हमारा एक झिल्ली है, किसको ढकता है? विक्र को ढकता है, या मस्तिष्क का है, या हृदय का है, या फुफ्फुसों का है? तो बच्चों जो मस्तिष्क में हमारा जो प्लूरा होता है, मस्तिष्क में जो हमारा माइंड होता है उसको चारों ओर से क्या करता है? ढक के रखता है। ठीक है बच्चों, तो यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। हृदय का बताओ कमेंट करके, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, हृदय को कौन ढक के झिल्ली रखता है? यानी जो थैली हृदय जिसमें रहता है, किस थैली में रहता है, किस झिल्लीनुमा थैली में रहता है? जल्दी कमेंट करके बताओ, हमने इसका बताया भी है। ठीक, अब अगला देखो, कह रहा है कि लसिका में से नहीं होता है जल, श्वेत रुधिराणु, लाल रुधिराणु, या प्रोटीन? तो जल्दी बच्चों कमेंट करके बताओ, लसिका में क्या होता है? ऑप्शन नंबर देखो जल्दी है, यानी इसका देखो, लसिका में जो नहीं होता है वो हमारा होता है लाल रुधिराणु, उसमें लाल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, श्वेत होता है, केवल हमारा श्वेत लसिका में होता है। अब चलो प्रश्न नंबर 19 देखो क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है कि शरीर के 2 कार्य की स्थिरावस्था कहलाती है कैलस, मोनोस्टेट, कह रहा है कि होमोस्टेटिस, और कह रहा है कि अंतर्भर्जन। तो जल्दी बचाओ बच्चों, जो शरीर के 2 कार्य स्थिरावस्था में कहलाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोस्टेटिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है 19 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण होता है, जो बताओ बच्चों प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरीफ,
अरे क्लोरोफिल ए में या क्लोरोफिल बी में या क्लोरोफिल ए और बी दोनों में या जेंथोफिल दोनों में, जेंथोफिल में। तो जल्दी से इसका कमेंट करके बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो जो देखो बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, हमारा क्लोरोफिल और ए और बी दोनों में होता है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, कहाँ पर होता है? अमीबा में, स्पाइरोगाइरा में, स्टा में या मांस में। तो बच्चों कमेंट करके जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है वो हमारा अमीबा में होता है। तो हमने ये जो 20 क्वेश्चन जो बताया है बच्चों, पक्का आने वाला है, इसमें से 15 नंबर आराम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों। और रही बात तो बहुविकल्पिक हो गया। अब देखिए 6 नंबर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं खंड ब के। देखिए खंड ब में 3 हमारा खंड उपखंड होता है, एक केमिस्ट्री का होता है, एक फिजिक्स का होता है, एक बायोलॉजी का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उपखंड क पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फिजिक्स से पूछा जाता है। तो देखो बच्चों कितना नंबर का पूछा जाता है? 18 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। 18 नंबर में 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, यानी 12 नंबर कहाँ से आ जाएंगे? 4 नंबर वाले प्रश्न से। और 6 नंबर वाले एक प्रश्न आएंगे, वो कहाँ से आ जाएंगे? 6 नंबर वाले कितना प्रश्न आएंगे? एक, वो आएंगे फिजिक्स से। ठीक। तो यानी टोटल हमारा 12 और 6 18 नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आओ देखो कि कौन कौन से प्रश्न पिछले सालों पूछे गए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या होता है? 4 नंबर का आता है। तो ये 4 नंबर का देखिए प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। ये प्रश्न पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एकदम पढ़ के जाइए। चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पणों के लिए कैसे बनाया जाता है, ये प्रश्न हमारा बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा बच्चों। देखिए कैसे लिखना है कॉपी, कैसे चित्र बनाना है, सब हम आपको अब इस वीडियो के माध्यम से बनाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सबसे पहले इसे चित्र बनाइएगा, प्लस का चित्र बनाइएगा। एक्सिस 2 होता है, एक वाई एक एक्स होता है। इसमें हमारा क्या होता है? प्लस होता है। ये वाला हमारा क्या होता है? प्लस होता है। ये वाला पार्ट माइनस, ये वाला पार्ट माइनस होता है। यानी ऋणात्मक ऋणात्मक, धनात्मक धनात्मक। जैसे यहाँ से ये हमारा मूल बिंदु होता है बच्चों, आप बहुत बार पढ़ोगे कि ये मूल बिंदु से जब इधर बढ़ते हैं तो क्या होता है? प्लस होने लगता है, बढ़ना जितना बढ़ेंगे उतना क्या होगा? प्लस होगा। अब मूल बिंदु से जैसे ही पीछे जाएंगे वो क्या होगा? माइनस होता है। गिनती पढ़े ना, 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, इन्फिनेटिव ले प्लस में जाएंगे, आप पीछे क्यों जाते हैं तो माइनस में। ठीक उसी प्रकार अगर ऊपर क्यों जाएंगे तो क्या होगा? हमारा प्लस होगा, और नीचे क्यों जाएंगे तो हमारा माइनस होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। अब यहाँ से हम लोग का जो किरण होता है, किरण की दिशा हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक है बच्चों। कहाँ से डाली जाती है? बाईं ओर से, इधर से नहीं डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है। तो ऐसे तीर डाला देना, ये मतलब कि किरण की रेखा इधर से आ रही है। ठीक। और उसके बाद इतना चित्र बना देना, उसके बाद लिख देना जो जो टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे टॉपिक लिखना कि दर्पण में दूरियों के चिन्ह, जो दर्पण होता है उसके जो दूरियों का चिन्ह निर्देशांक ज्यामिति के प्रणाली के अनुसार निर्धारित किया जाता है। हमने अभी बताया ना किसके अनुसार है? निर्देशांक ज्यामिति, प्लस माइनस, जैसे जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है सेम उसी प्रकार निर्धारित होता है। ठीक है बच्चों। इतना एक लाइन लिखिएगा। फिर लिखिएगा इसके अनुसार। तो ठीक है, आपको तो पता चल गया कि निर्देशांक ज्यामिति होता है, तो कैसे होता है? तो लिखिएगा इसके अनुसार दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु, मुख्य अक्ष को लंबवत ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को वाई अक्ष मानते हैं। ठीक है बच्चों। यानी कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मूल बिंदु है, इसी को दर्पण का मूल बिंदु मानते हैं। आप यहाँ पर कोई भी दर्पण, उत्तल दर्पण हो तो ऐसे, अच्छा अवतल दर्पण हो तो इस पर ऐसे ही बनाएंगे। तो इसका मूल बिंदु कहाँ रहा है? ये हमारा दोनों दर्पण बना दिया, तो इसका दोनों का मूल बिंदु हम लोग इसी भी सेंटर वाले पॉइंट को मानेंगे। ठीक। अब हमारा कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ से डाला जाएगा, प्रकाश किधर से आएगा बच्चों? इधर से आएगा, और उसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ कहीं बनना है। ठीक। अगर यहाँ बनना है तो यहाँ पर देखो नीचे की ओर, इस लाइन से क्या है? नीचे की ओर बनना है, और इस लाइन से पीछे की ओर बनना है, मतलब बाईं ओर बनना है। तो बाईं ओर बनेगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, और नीचे की ओर बनना है तो भी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यानी इसका प्रतिबिंब भी माइनस होगा, और इसकी दूरी भी क्या होगी? माइनस होगी। मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लाइट यहाँ जा रही है,
इस दर्पण पर गिर रही है, इसका प्रतिबिंब पीछे बनना है, यहाँ बनना है, चाहे यहाँ बनना है, तो यहाँ से तो वस्तु की जो दूरी होगी माइनस में होगी, लेकिन इसका प्रतिबिंब की दूरी जो होगी क्या होगी, प्लस में होगी, क्योंकि यहाँ से जो ये बीम है या प्रतिबिंब जो हमारा दर्पण है, दर्पण के कहाँ दाईं दिशा में बनना है, तो दाईं दिशा में बनना है तो प्रतिबिंब की दूरी तो प्लस होगी, लेकिन वस्तु की दूरी यहाँ पर माइनस होगी। तो इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को लेकर हम लोग बताते हैं कि प्लस कहाँ होगा और कब माइनस होगा। ठीक है बच्चों, तो आज समझ में आ गया ना बच्चों, कैसे प्लस होगा और कैसे माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पर दो अक्ष होता है, ये क्या होता है, एक्स कहलाता है, और ये हमारा वाई अक्ष कहलाता है। इन दोनों के जो मूल बिंदु होता है इसी को दर्पण का मूल बिंदु कहते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा पेपर में। ठीक, अब आगे देखिए, ये वाला चित्र पक्का बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ये प्रश्न आएगा, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा, 100% कह रहा हूँ। ठीक, अब आगे देखिए, और इसमें लिखिएगा कि जो गोलीय दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, हमने अभी आपको बताया ना, हमेशा बाईं ओर से डाली जाएगी, ये जो प्रकाश आएगा हमेशा इधर से आएगा। उसी प्रकार सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि समस्त दूरियां दर्पण के धूर से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापा जाता है। ठीक है बच्चों, सभी जो दूरियां होती है कहाँ से नापा जाता है, समतल के कहाँ, यहाँ से धूर के अनुदिश नापा जाता है। ये धूर है ना, इसी से कोई भी दूरी नापना होगा तो इसी के धूर से हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे। ठीक, अगला एक और पॉइंट लिख दिया कि हमने अभी जो बताया उसी को ऐसे लिखिएगा कि दर्पण की बाईं ओर ऋणात्मक और दर्पण की दाईं ओर धनात्मक होता है। हमने बताया ना, यहाँ देखिए, ये हमारा है, ये हमारा मूल बिंदु का वाई अक्ष है, इसके इधर जाएंगे तो ऋणात्मक और उधर जाएंगे तो धनात्मक, यानी बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, दाईं ओर जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों ये हमारा जो प्रश्न कितना नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, और आशा करता हूँ कि अगर ये अब प्रश्न आएगा तो तुम आराम से कर लोगे। तो कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो, 4 नंबर का हमारा टोटल कितना प्रश्न आएगा, 3 प्रश्न आएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये सभी जो प्रश्न पिछले साल पूछे गए हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है तथा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा बताओ, तारे जो होते हैं हमारे क्यों टिमटिमाते हैं, चाहे वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, यही प्रश्न है, फिक्स है कि पूछेगा, चाहे पूछेगा कि अपवर्तन क्या है बताओ। तो ये कैसे लिखना है, ध्यान से सुनो। हर हम सवाल का हम क्या करेंगे, आपको प्रश्न पक्का बताने वाले हैं। तो लिखिएगा उत्तर में लिखिएगा कि जब किसी एक माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जो पारदर्शी होता है तो आपतित किरण का कुछ अंश पहले माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों, जब कोई भी माध्यम होता है, इसको पहले समझ लो चित्र से, ये हमारा कोई माध्यम है, देख ये वाला माध्यम 1 है, ये वाला माध्यम 2 है। कहने का मतलब है ना कि ये गिलास है, ये वाला गिलास का क्या है, गिलास है, और ये नीचे वाला हमारा क्या है, पानी है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये किरण है, ये किरण की रेखा है, तो जब किरण की रेखा एक माध्यम से चल रही है, और जब एक माध्यम से चल के अब ये नीचे वाला ये माध्यम को क्रॉस करेगी, तो क्या होगा, जब दूसरे माध्यम में जैसे एंट्री करेगा, जैसे पानी में एंट्री करेगा, क्या होगा, जो प्रकाश की किरण होगी उसके सतह पे ये जो पानी का यहाँ पर सतह रहेगा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। कितना, कुछ अंश, अभी लिखा ना, कुछ अंश क्या होता है, ये आता है तो बच्चों क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो बाकी के जो अंश होते हैं वो क्या होता है, यहाँ से सीधी आ रही है तो यहाँ से सीधी जानी चाहिए। अब मान लीजिए हमारा क्या है, गिलास है, तो गिलास से निकल के जब पानी में घुस रही है तो क्या होना चाहिए, सीधी इसको निकल जाना चाहिए, लेकिन ये सीधी ना होकर क्या होता है, अपने रास्ते से विचलन हो जाती है, थोड़ा सा नीचे की ओर या थोड़ा सा ऊपर की ओर, ऐसे की ओर चली जाती है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं अपवर्तन, और जो ऊपर से सतह पे आते ही टकरा के वापस चला जाता है उसको कहते हैं परावर्तन। ये इसे लिखिएगा, ये वाला चित्र बना दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से ध्यान से देखिए,
तो वही ये लाइन, पहला लाइन क्या कर रहा है कि जब एक माध्यम से, पहला लाइन कह रहा है कि जब एक माध्यम से चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जो पारदर्शी होता है तो आपतित किरण का कुछ अंश पहले माध्यम में वापस लौट जाता है, तो जो वापस लौट के जाता है उसको कहते हैं परावर्तन। तथा दूसरा अंश जो दूसरे माध्यम में अपने मार्ग में विचलित होकर गमन करता है तो उस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी बताया ना, जो विचलन होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बताओ, अब हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में अलग अलग क्या है, हवा जो होता है, अलग अलग लेवल के लेयर होते हैं हवा का। ठीक, तो वहां पर क्या हो गया, एक मंडल, यहाँ पर ये क्या, देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पर ये लेयर बन गया हवाओं की, ये क्या है, लेयर है। ये हमारा सन है, क्या है, सन है। और विभिन्न प्रकार की ये क्या है, सब ताराएं हैं। तो तारा से जब प्रकाश इस पे आता है, ध्यान से देखो, जब तारा का प्रकाश इस पे आएगा तो इस लेयर से जब इस लेयर में आएगा तो ये वाला जिसे बताया, तो लेयर पे आएगा तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ अंश क्या होगा, जैसे यहाँ आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर ये क्या होगा, थोड़ा सा अपना दिशा बदल देगा एक लेयर में, फिर एक लेयर से दूसरे लेयर में जाएगा तो क्या होगा, दूसरा अपना फिर दिशा बदल लेगा, फिर दूसरे लेयर से तीसरे लेयर में जाएगा तो अपना दिशा बदल लेगा, फिर उसी प्रकार लास्ट वाला लेयर में आएगा। तो जब हम लोग तारे को यहाँ से ये वाला पार्ट को देखेंगे, ये मान लीजिए हम तारा है हमारा, इसको अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ये मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक, यहाँ से जब आप तारे को देख रहे हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का लेयर है ना, अलग अलग क्या है, हमारा माध्यम है। और जब हम तारे को देखेंगे तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो माध्यम में क्या होगा, जो लाइट है इधर उधर घूमते हुए आपके आंखों तक आएगी। लेकिन हमारा तारा टिमटिमाता नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, आंखों पे सही से नहीं पड़ेगा लाइट। क्यों नहीं पड़ेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो आपको लगेगा कि तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया क्यों टिमटिमाता है। ऐसे कहिएगा, कोई पूछेगा आपसे कि बताओ बच्चों कि हमारा तारा टिमटिमाता है, टिमटिमाता नहीं है, वो क्या है, कहना कि जो अपवर्तन के कारण हमारा तारा टिमटिमाता है, क्योंकि वहाँ पर लेयर जो होता है, लेयर होने के कारण हवा के लेयर होता है, उसमें अपवर्तन हो रहा है। जैसे आ रहा है लेयर, एक लेयर से दूसरे लेयर में घुस रहा है तो क्या हो रहा है, उसका अपना रास्ता बदल दे रहा है, हल्का हल्का सा विचलन हो जा रहा है। जैसे आ रहेगा सीधा नहीं आएगा, पहले नीचे आएगा, माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है, संघन कौन है घनन कौन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमारा तारा क्या होता है, टिमटिमाता है। तो ऐसे लिख दीजिएगा कि वायुमंडल में हवा की कई परतें होती हैं, ये परतें तारों की रोशनी के पथ को विचलित कर देती है, जिसके कारण रोशनी नजरों को ओझल प्रकट करती है, जिससे इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आओ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का जो आता है, ये प्रश्न है 4 नंबर में भी ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पूछेगा 4 नंबर में, ये भी पिछले साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधिकताओं को किस प्रकार सुनिश्चित करे कि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो, 1 ओम हो। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है, ओम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बच्चों, इसको करने से पहले यहाँ से एक टेक्निक, पहले हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। जो ओम होता है, प्रतिरोध होता है, यहाँ से ध्यान से देखो, ये हमारा क्या होता है, प्रतिरोध का चिन्ह होता है, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखो 2 होता है, 1 ओम है, ये R1 हो गया, तो मान लो एक R1 है। उसी प्रकार एक और हम ओम को क्या कर रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं, ये क्या हो गया, R2 हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का श्रेणी क्रम में, यहाँ से आगे से आगे एक और जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये 3 हो गया, R3 हो गया। तो ये हमारे सब क्या है, सीरीज क्रम में, लाइनें से 1 2 3। तो जब लगातार एक सीरीज में दूसरा सीरीज जोड़ेंगे तो हमारा जो इसका टोटल जो हमारा आर आएगा, जो टोटल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R1 होगा, R2 होगा और R3 होगा। ठीक है बच्चों, तीनों को जोड़ देना है, तो वही हमारा क्या होगा, आर मोल। जैसे मान लीजिए हमारा 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो ऐसे कर दीजिए 5 + 6 + 7, आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 18। ठीक है बच्चों, यानी आर जो टोटल इसका आर होगा 18 होगा। तो ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइनें से जोड़ देते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ये आता है कि मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिरोध है, अब
यहाँ से एक और तार लेंगे, एक और प्रतिरोध जोड़ देंगे और फिर इस तार को इस तार में मिला देंगे, आगे जोड़ देंगे। एक और तार ले लेंगे, ऐसे मिलाएंगे, आगे करके इसे जोड़ देंगे, फिर आगे चल जाएंगे। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ से जब हम लाइट जाएगी और इधर जब क्रॉस होगी तो यहाँ से तो सीरीज में नहीं है, यहाँ से लाइट आएगी, एक सीधे चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। यहाँ पर बराबर 3 हिस्सा डिवाइड कर देगी। यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर प्रतिरोध अलग काम करेगा, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग। तो ये मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर क्रम में जुड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग होके अलग अलग तारों में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही तार में जा रहा है। तो ये श्रेणी क्रम में और ये समांतर क्रम में। तो इसके लिए जब R1 निकालेंगे तो ऐसे निकालिएगा, 1/R करके इन तीनों का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे जोड़िएगा, ठीक। तो ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है, ये मान लीजिए 3 है। यहाँ हमारा ये क्या है, 2 है, 3 है, 6 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/R 1/2 1/3 1/6। इन तीनों का लसा ले लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 3 2 1 यानी 6/6। ये क्या हो जाएगा 1/R यानी 1/1 यानी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में क्रॉस गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगी। यानी 1 ओम क्या करेगा, यहाँ पर 1 ही ओम काम करेगा। यहाँ पर भले 2 है 1 है, लेकिन टोटल जो ओम होगा हमारा क्या होगा, 1 ओम होगा। 2 3 6 है, लेकिन उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कम हो जाता है, इसमें प्रतिरोध ज़्यादा काम कराने के लिए किया जाता है। यहाँ पर 18 हो जा रहा है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, लेकिन जब टोटल जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 1 ओम हो जा रहा है। यानी श्रेणी समांतर क्रम से जोड़ने पे हमारा क्या होता है, प्रतिरोध का वैल्यू घट जाता है। तो इसके यही वाला सवाल कह रहा है कि 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, तो इसको कैसे जोड़ा जाए, कि सीरीज में जोड़ा जाए कि ओम में जोड़ा जाए, कि एक 4 ओम आए, एक 1 ओम आए। तो हमने 1 ओम वाला तो आपको बता ही दिया। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया है, मान लेंगे R1 2 है, R2 को 3 मान लो, R3 को 6 ओम मान लो। अब लिखना 4 ओम लाने के लिए क्या लिखोगे, 4 ओम लाने के लिए देखो ऐसे जोड़ना। यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले A से स्टार्ट हो रहा है, हमारे यहाँ से लाइन जा रहा है। अब यहाँ से 2 को डिवाइड कर देना, 1 को 3 में कर देना है, 1 को 6 में कर देना है, ठीक है बच्चों, हमने बताया ना। अब ये कौन क्रम हो गया, हमारा समांतर क्रम हो गया। अब यहाँ तक 1 2 आपस में जुड़ गया, क्योंकि हमको टोटल लाना है 4। अब यहाँ से आगे कर देना 2 ओम का, 2 ओम को जोड़ दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 वैल्यू आ जाएगा। इसको एकदम कंट्रास्ट कर लो कि 4 ओम लाने के लिए 2 3 और 6 देगा, तो ऐसे ही जोड़ा जाएगा। अब देखो वैल्यू निकाल के देखो, तो ये वाला पार्ट में देखो समांतर क्रम है ना, 3 और 6, तो कैसे जुड़ेगा, 1/3 और ये 1/6 आपस में जुड़ेगा ना। तो इन दोनों का ओम कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, यानी कि 2 प्लस इन दोनों का लसन ले लीजिए तो 2 + 3 यानी 1/2, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R इन टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R0 की वैल्यू हो जाएगी 2। समझ में आ रहा है ना बच्चों, देखिए अरे 2 को हमने क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, 1 को 2, क्योंकि हमको टोटल वैल्यू लाना है 4। अब बच्चों टोटल जो वैल्यू होगी हमारी, अब यहाँ पर क्या होगी, R1, अब इसका वैल्यू कितना आया, 2, और यहाँ पर 2 आपस में अब क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम हो जाएंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, आंसर लिख दीजिएगा। अब R1 के लिए, R1 मतलब 1 ओम को लाना है। अगर आपको 1 ओम की जरूरत है प्रतिरोध की, तो अब क्या करेंगे, यही 3 रहेगा प्रतिरोध, उसको क्या करेंगे हम लोग समांतर क्रम में तीनों को लाइन से जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओम प्राप्त होगा। कैसे, 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट करके देखिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 3 2 1 इक्वल बटा में 6, यानी 6 से 6 चला जाएगा तो हमारा R की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आशा करता हूँ कि अब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपका कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं और कौन। अब ये 4 नंबर का हमने तीनों बता दिया। अब एक आएगा 6 नंबर का, फिजिक्स से पूछा जाता है, वो देखो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत व कार्य विधि बताइए। तो बच्चों ये जो प्रश्न है फिक्स है कि पूछा जाएगा, विद्युत मोटर पूछा जाएगा, नहीं तो विद्युत जनित पूछा जाता है।
तो हमने विद्युत जनित्र पर आपको कम वीडियो बना दिया है, तो यहाँ पर हम बताएंगे विद्युत मोटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो विद्युत मोटर ऐसे हेडिंग डालना, विद्युत मोटर। अब होता क्या है विद्युत मोटर, समझो। विद्युत मोटर वो होता है जो, जैसे लिखना है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या रूपांतरित करता है। ये हेडिंग एक परिभाषा में ऐसे लिख दीजिएगा। क्या, जो विद्युत ऊर्जा होता है, हमारे घरों में विद्युत ऊर्जा आता है, उसको किस में बदल जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा क्या कहलाता है, कोई भी बल वाला काम करना, जैसे पंखा हमारे घूम रहा है, मोटर चल रहा है, हम लोग चलते हैं, तो सब क्या है, मैकेनिकल काम है। एक लेबर काम करता है तो कौन काम करता है, मैकेनिकल काम करता है, यानी यांत्रिक काम करता है, उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले चित्र तो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे बनाना है। विद्युत मोटर पूछेगा तो देखो विद्युत मोटर होता क्या है, जो घरों में हमारी बिजली आता है, तो बिजली आता है तो वो कौन ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। अब वो विद्युत ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, जिसे हमारा जो पंखा होता है, सभी घर में पंखा तो होगा ही, पंखा होता है तो बिजली आता है, पंखा क्या होता है, घूमने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होकर घूमने लगता है। तो आखिर पंखा घूमता कैसे, उसमें उसी को हम लोग वही क्या कहता है, पंखे में विद्युत मोटर लगा होता है, वही क्या करता है, पंखे को घुमाता है। कैसे घुमाता है, तो समझो कि ये हमारा एक प्रकार का जो पंखा है, यही हमारा विद्युत मोटर है। इसको समझना कैसे पंखा घूमता है, या तुम्हारा टुल्लू तुम्हारे घर में होगा पानी वाला, वो कैसे काम करता है। तो देखो एक चुंबक होता है, एन होता है, एक होता है एस। ठीक, चित्र यही वाला बनाना, एक एन चुंबक होता है, एक एस चुंबक होता है, और एक हमारा ये होता है कुंडली, जिसको कहते हैं आर्मेचर। चुंबक, आर्मेचर, एक होता है हमारा वलय, विद्युत वलय होता है। और यह हमारा क्या है, ये वाला प्लस माइनस बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक, यहाँ से लाइन दिया जाता है, जब लाइन इस कुंडली में देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। जो आप घर में क्या होगा, जब स्विच ऑन करते हैं तो तारों के माध्यम से कहाँ जाता है लाइट, पंखे में जाता है, तो पंखे में लगा रहता है आर्मेचर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, तारों का एक कुंडली बना होता है। कैसा कुंडली, आयताकार कुंडली। अब जब इसमें धारा देते हैं, इस कुंडली में आई का मान जब इसे धारा देंगे, तो जब इसमें धारा देंगे तो अगर कुंडली में क्या होता है, एक कुंडली जो होता है अगर उसमें धारा दिया जाए तो वो चुंबक की भांति काम करता है, उसमें चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होने के कारण, अब बताओ इसमें चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होगा, और यहाँ क्या है, एन है, और ये हमारा क्या है, चुंबक ऑलरेडी है। तो ये बताओ बच्चों, दो चुंबक को आपस में जब पास में लाते हैं तो देखोगे या तो पट दे चिपक जाएगा, और नहीं तो पट दे आपस में क्या होगा, वो आपस से ठेलने लगता है। कितना भी चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगा। ये वाला कि गेम बहुत आप स्कूल में खेले होंगे कि दो चुंबक को जैसे जैसे खूब बल लगा के चिपकाते हो, चिपकता ही नहीं होगा। एक होता है कि पट दे उसको पलटोगे तो चिपक जाएगा। तो देखो जो नॉर्थ पोल होता है, एन और एस को आपस में ऐसे चिपकाओगे ना तो पट दे से चिपक जाएगा। और एन को एन के साथ जोड़ोगे, एन का इसका, और एक ये चुंबक है, इसको एस वाले पार्ट को आपस में जो जोड़ोगे तो वो कभी, मतलब एन और एन को सेम एक ही रहेगा, उसको आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा, ठेलेगा एक दूसरे को। यानी कि एस एस को ठेलेगा, एन एन को ठेलेगा, लेकिन एन जहां एस को पाएगा पट जे चिपक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वही काम करता है। अब इसमें क्या बन गया बच्चों, तो कुंडली में हमने लाइट दिया। अब कुंडली में लाइट देने के बाद इसमें बन गया हमारा धारा, इसमें हमारा बन गया चुंबक, क्योंकि हमारे कुंडली चुंबक के भांति काम करता है। और ऑलरेडी हमने यहाँ पर चुंबक लगाया हुआ है। अब इसमें चुंबकीय द्विध्रुव पैदा हो गया, तो अब क्या करेगा, इधर जो पैदा होगा क्या होगा, एन पैदा होगा, और इधर जो पैदा होगा हमारा क्या होगा, एस पैदा होगा। चुंबक जो होता है ऐसे ही काम करता है, दिशा के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से काम करता है। तो अब क्या करेगा, एन क्या होगा, इसको कुंडली को घुमा देगा, क्योंकि इसमें क्या है, द्विध्रुव उत्पन्न हुआ है। ये क्या होगा, आपस में ठेल देगा। एन है, एन को क्या करेगा, ठेल देगा इससे एन की ओर। अब इधर एन हुए तो इधर आ जाएगा, एस क्या करेगा, एन को खींच लेगा, इधर के जो एस से ठेल देगा तो इधर आ जाएगा। तो कुंडली क्या हो गया, हमारा घूम गया। अब घूमने के बाद क्या हुआ बच्चों, अब तो एक बार घूम गया, जब एन यहाँ का इधर आ गया, एस इधर का इधर आ गया, तो आपस में अब तो चिपके रह जाएंगे, अब तो वो नहीं ना हिलेंगे। तो अब 180 एंगल तो घूम गया।
अब 180 से क्या करेंगे, 0 से 180 घूमने के लिए क्या हुआ, हमने बिजली दिया, हमको टोटल कितने घुमाना है, 360 घुमाना है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब ये धारा हम लोग इधर से दे रहे हैं ना, अब हम लोग धारा इधर से दे देंगे, तो अब इसका चुंबक का मान उल्टा हो जाएगा। अब इधर हमारा पैदा हो जाएगा एस, फिर इधर पैदा हो जाएगा एन, चुंबक फिर उल्टा बदल जाएगा कि नहीं, इस ध्रुव ध्रुव में जब इसकी धारा की दिशा बदल देंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो अब क्या होगा, इधर घूम रहा था, अब इसकी फिर दिशा बदल जाएगी तो फिर इसको ठेल देंगे। तो ऐसे ही बार बार कैसे कैसे, एक बार 0 से 180, फिर 180 से 360, बार बार हम लोग धारा का मान बदलते रहेंगे। ये जो कुंडली है आपस में क्या होगा, घूमता रहेगा, ये दो चुंबक रहेगा, इसको ठेल ठेल के घुमाता रहेगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, चुंबकीय बल इसमें पैदा होता है, वो लगातार इसमें घुमाता रहता है। तो घरों में जो हमारी पंखा है उसमें जब लाइन देते हैं तो उसमें चुंबक ऑलरेडी हमारा पंखे में लगा रहता है किनारे किनारे, और इसमें जब लाइन देते हैं कुंडली बीच में लगा होता है, तारों का वाइंडिंग जो होता है आयताकार आकार का होता है, जो उसमें लाइन देते हैं तो उसमें चुंबक बनता है, उसको ठेल ठेल के घुमाता है, तो वही यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया चित्र से। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो लिखना अब सभी लिख देंगे, हम तो समझा दें तो बच्चे लिख लेंगे, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे लिखिएगा। लिखिएगा सिद्धांत में कि जब तारों की बनी कुंडली PQRS में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ये वाला लाइन हमने बताया ना कि कुंडली होता है PQRS, उसमें जब धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव पैदा होगा। अब यदि उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, हमने बताया ना दोनों चुंबक रख देंगे तो वो क्या होगा, वह चुंबक के आकर्षण में घूमने लगेगा। वही लिखना है जो बोला हूँ। अब आगे देखिए, कह रहा है कि कुंडली में धारा का मान 0 से 180 हमने बताया ना पर बदल दी जाती है ताकि उसमें द्विध्रुव की दिशा बदल जाए। अब वो दिशा बदल जाएगी तो फिर घूमने लगेगा, 180 से 60 फिर घूमने लगता है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है बच्चों, रचना में लिखिएगा, रचना इसका पूछता है कि रचना बताओ। तो विद्युत मोटर में निम्न भाग पाए जाते हैं। कौन कौन भाग पाए जाते हैं, मेनली 3 होते हैं, हमने बताया। कुंडली जो होता है उसको आर्मेचर कहते हैं, एक होता है क्षेत्र चुंबन, एक होता है विभक्त वलय। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन में दिया है, चुंबन, ये हो गया आर्मेचर और ये हो गया हमारा वलय। वलय का काम ये है कि ये जो दिशा हमको बदलना है ना बार बार, 180, 0 से 180, 180 से 360, हमको इसको दिशा लगातार बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिशा बदलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा अगर इस वीडियो को लास्ट तक ऐसे ही देखते रहोगे तो गारंटी के साथ कर रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ यही आएगा, एकदम समझा कर आपको पढ़ा रहा हूँ कि आराम से तुम कर लोगे। तो यहाँ पर तीनों लिख देना कि आर्मेचर क्या है, ये कुंडली है, तो लिखना कि यह तांबे के पतले तार होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके आयताकार आकृति होती है और ये घूम सकता है। यही ना घूमता है, पंखों में यही लगा होता है, आर्मेचर ही हमको घुमाता है। फिर लिखना क्षेत्र चुंबन, अगला पॉइंट लिखना क्षेत्र चुंबन, ये क्या होता है, यह शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी ये मूव नहीं करता है, जिसके 2 ध्रुव होते हैं, N ध्रुव और S ध्रुव। अब आगे लिखेगा विभक्त वलय, पूछता है पेपर में कि विभक्त वलय का काम बताओ, तो लिख देना कि यह 2 अर्ध वृत्ताकार वलय होता है। वलय का मतलब बच्चों की रिंग, गोला, जो आप काड़ा वाड़ा पहनते हैं तो क्या है, गोला है, वलय है, उसी को वलय कहते हैं। तो वलय आकार का क्या होता है, विभक्त वलय होता है। दोनों सिरे एक एक अर्ध वलय से जुड़े होते हैं तथा ग्रेफाइट के टुकड़े को स्पर्श करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना लिख देंगे। दोनों जो क्या होता है, एक आधा आधा गोला क्या होता है, जो रिंग होता है, गोला रिंग होता है, उसको काट दीजिए, आधा काट देंगे तो एक ऐसा आकृति का बनेगा, एक ऐसा आकृति का बनेगा। ये दोनों ही क्या लगाते हैं, यहाँ पर लगे रहते हैं। इसमें एक में एक कुंडली का तार, एक में एक कुंडली का तार। यहाँ पर देखिए 2 वाले है ना, यहाँ से एक में जा रहा है, एक में आ रहा है, तो एक में एक वाले में ये जाने वाला, एक में आने वाला लगा रहता है। ठीक, और दोनों क्या करता है, जब घूमता है तो दोनों को स्पर्श करता हुआ ब्रश की सहायता से घूमता रहता है। ठीक है बच्चों, तो इतना लिख दीजिएगा। अब बताइए कार्य विधि में क्या लिखेंगे, इतना बस कार्य विधि में लिख देंगे, आपको एग्जामिनर 6 में 6 नंबर दे देगा। और जो हम चित्र बताएं उसको बना दीजिएगा। चित्र में लिखिएगा कार्य विधि में कि जब मोटर के आर्मेचर में, आर्मेचर हमने बताया क्या है, तो कुंडली है, तो लिखिएगा ऐसे लिखिएगा कि जब मोटर के आर्मेचर में बैटरी से ब्रश तथा विभव के खंडों से धारा को प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के कारण आघूर्ण उत्पन्न होता है तथा कुंडली घूमने लगती है। वलय का काम कुंडली की धारा की दिशा में बदलना होता है।
अवलय का जो काम होता है कुंडली की धारा को बदलना रहता है और हमारा कुंडली घूमने लगता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आप विद्युत मोटर के बारे में सही से समझ गए होंगे। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे बोर्ड में पूछा जाता है। अब हमारा जो यहाँ पर है उपखंड नंबर क है, उपखंड नंबर ख से हमारा कितने नंबर का आता है, 14 नंबर का आता है। तो ये जो 14 नंबर का हम आपको बताने वाले हैं, अगर इसको पढ़ लोगे तो आराम से कर ले जाओगे। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि 4 नंबर का 2 प्रश्न आता है, 8 नंबर का यानी हो गया टोटल, और 1 नंबर का एक सवाल हमारा आता है 6 नंबर का, यानी 6 नंबर यहाँ से हो गया, यानी 8, 6, 14 नंबर हमारा टोटल केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि कौन कौन महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है बच्चों, तो आओ देखो प्रश्न नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब आओ देखो कह रहा है ऑप्शन कह रहा है कि 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है मतलब इस चारों को क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, संरचना बताना है, इसकी संरचना बताना है कि कैसे संरचना बनेगा, कौन कौन का, क्लोरोप्रोपेन का, 2 मेथिल प्रोपेनॉल का, यहाँ पर दिया है 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल का, और यहाँ पर दिया है पेंटेनोइक अम्ल का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्लोरोप्रोपेन का, ये है IUPAC नाम कहलाता है। तो कैसे बनाएंगे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्लोरोप्रोपेन हो या कोई भी प्रोपेन हो, उसकी संरचना बनाना है ना, हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कभी भी आराम से बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, क्लोरोप्रोपेन है, तो इसमें लास्ट में देखना है कि क्या वो आ रहा है। यहाँ पर क्या है, प्रोप आ रहा है ना, तो प्रोप में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो कैसे आपको तो पता नहीं है, तो हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से याद कर लो। देखो अगर वहाँ पर लास्ट में मेथ होगा तो 1 होगा, एथ होगा तो 2 कार्बन की संख्या होगी, प्रोप होगा तो 3 होगा, हमने बताया ना प्रोप पे 3, ब्यूट होगा तो 4, पेंटा होगा तो 5, हेक्सा होगा तो 6, हेप्टा होगा तो 7, अवेक्टा होगा तो 8, वक्टा कहलाता होगा तो 8 होगा। ये जो हमारा है इसको याद कर लेते हो। अगर आप पूछेगा किसी की संरचना, अब वहां पर प्रोपेन है तो यहाँ पर 3 कार्बन सबसे पहले बनाइएगा। देखो कैसे कह रहा है, यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन बनाना है, तो किसका बनाना है, प्रोपेन का बनाना है। तो प्रोप दिया है तो सबसे पहले 3 कार्बन बनाओ, 3 कार्बन बन गया। अब 3 कार्बन बनाने के बाद, क्योंकि प्रोपेन है तो प्रोपेन में 3 ही कार्बन हो गए, क्योंकि प्रोप में 3 कार्बन संख्या होती है, हमने अभी बताया, उसको याद कर लेना। अब 3 कार्बन बनाने के बाद अब आगे वाला पार्ट को देखा जाता है कि और उसमें क्या क्या जुड़ा है। तो और आगे क्या दिया है, क्लोरो दिया है, यानी क्लोरीन, क्लोरोप्रोपीन। तो अब इसमें क्या करेंगे, किसी एक कार्बन में क्लोरीन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लोरीन जोड़ दिया। अब जो बचे हैं टोटल इनका बॉन्ड पूरा किया जाएगा। जैसे ये कार्बन है तो कार्बन में 4 रिक्त स्थान होते हैं, 4 ये एटम लेता है। तो एक एटम क्लोरीन से ले लिया, एक एटम हाइड्रोजन से ले लिया, एक एटम हाइड्रोजन से ले लिया, और एक बॉन्ड इस कार्बन से बना लिया। तो 4 पूरा हो गया। तो जहां जहां है सभी को 4 में पूरा कर दो। तो ये H लिख के सभी में जहां कुल 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, तो सभी के 4 पूरा कर दोगे। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, बना देना। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसको याद भी कर सकते हो। ठीक, अब लेकिन हम भाई साहब आपको बता ही देंगे कि आप याद कर लेंगे, आप बना लेंगे। अब देखो अगला, देखो क्या कह रहा है कि 2 मेथिल प्रोपेनॉल का संरचना बनाओ। तो बच्चों ध्यान से देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले लास्ट में देखो प्रोप कर रहा है ना, प्रोपनॉल, नॉल पहले भूलिए, पहले कह रहा है प्रोप। और हमने अभी आपको बताया कि प्रोप में कितना कार्बन होता है, 3। तो सबसे पहले 3 कार्बन लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, नॉल। तो ऑल नॉल जो होता है OH होता है, किसका होता है, एल्कोहल का होता है। तो यहाँ पर OH एक में जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, OH जोड़ दिया। अब आगे वाला पे आते हैं। अब आगे वाला कह रहा है 2 मेथिल। तो आगे वाला 2 मेथिल कह रहा है ना बच्चों, यानी इसका कहने का मतलब ना कि जो दूसरे नंबर पे है, कार्बन के दूसरे नंबर पर उस पर क्या है, मेथिल है, वो हो गया। अगर 1 मेथिल देता या मेथिल प्रोपेनॉल देता तो किसी इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे हमारा क्या होता, एक मेथिल का बनाते हैं। तो मेथिल यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर हो गया,
एक और कार्बन जोड़ दीजिए और वहाँ पर ये CH3 जो होता है हमारा मेथिल होता है, तो यहाँ मेथिल का फॉर्मूला हो गया C4। और उसके बाद जो आप इसको क्या कर देंगे, पूरा स्ट्रक्चर तैयार। अब उसकी बांड को डाल दीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 4 4 4 पूरा कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो ध्यान से, इसको समझना। अब ये देखोगे तो आप समझ जाओगे। कह रहा है कि दो 2 डाई मेथिल है, 2 डाई मेथिल है और ब्यूटेनॉल है। इसका क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या कर रहा है, ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का कितना होता है, 4 होता है। यहाँ से कार्बनों की संख्या कितना होता है, यहाँ से देखो ब्यूट मतलब 4, पेंटा बोलेगा तो 5। यहाँ पर क्या बोला है, ब्यूटेनॉल। तो सबसे पहले 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4। अब इसमें नाल बोल रहा है तो एक में OH जोड़ दो। अब हो गया ये वाला पार्ट खत्म। अब हम लोग का बच रहा है आगे, कह रहा है कि दो डाई मेथिल है, दो डाई मेथिल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो कार्बन है कितना, 4, कार्बन के दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, 2 डाई मेथिल है। तो यहाँ एक कार्बन के दूसरे नंबर पे, इधर से भी कार्बन के दूसरा नंबर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ इधर से लिया तो ये दूसरा हो गया, ये भी दूसरा कहलाएगा इधर से, तो किधर से भी आप बना सकते हैं। तो हमने इधर से ले लिया कार्बन। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 मेथिल है, तो इस कार्बन पे एक और मेथिल, यहाँ पर देखिए CH3 CH और यहाँ पर एक हमारा C है CHH, इसको जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक मेथिल हो गया, यहाँ पर एक मेथिल हो गया। अब ये जो है CCC, अब जो है जहाँ उसकी स्ट्रक्चर पूरा कर दो। यहाँ पर 4 पूरा कर दो, एक H, यहाँ पर एक ऑलरेडी एक ये है, एक लिए ले आए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो C है तो इसके साथ एक जुड़ा है, तो इसको और 3 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन, जितना बचेगा सब हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ अब आपको यही समझ में आ गया होगा। तो चलो बताओ बच्चों, पेंटोइक का यहाँ क्या कर रहा है, पेंटोइक अम्ल, पेंटा बोल रहा है, यानी पेंटा में टोटल हमारा कितना होता है, 5। तो 5 कार्बन बनाइएगा, C। अब कह रहा है अम्ल, नोई कह रहा है ना, तो नोई का क्या होता है, COOH होता है, COOH होता है। यहाँ पर C में O जोड़ देंगे, एक OH जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 बांड बना रहा हूँ ना, 2 चित्र बनाया, मतलब कि यहाँ पर C क्या है, यहाँ से 2 ले लिया ऑक्सीजन से, और यहाँ से ऑक्सीजन से 1 ले लिया, और यहाँ से 1 ले लिया, इसका 4 पूरा हो गया। ये वाला पार्ट लिख दीजिएगा नोई के लिए। अब यहाँ C का H है, अब जो है सभी को H से 4 4 पूरा कर दीजिए, यह हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाओ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न कर रहा है बच्चों कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए 10, 20, 7 और 14 हैं। तो बताना है कि तत्वों को पहचानो, आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह व आवर्त पहचानो। 2 चीज पूछा है, ये हमको 4 नंबर में पूछा गया था, और इस साल भी आएगा। तो आप कैसे लिखिएगा देखिए, यहाँ पर A नंबर कह रहा है, ऐसे लिखिएगा, उत्तर में सजा के लिखिएगा, किसका किसका निकालना है, 10 का, 20 का, 7 का, 14 का। ठीक, यहाँ उत्तर लिख के आप यहाँ पर दिखिएगा A, ऐसे क्रम में लिखिएगा, पहला लाइन में लिखिएगा परमाणु क्रमांक किसका किसका निकालना है, 10 दिया है ना, 20 का निकालना है, उसी प्रकार सभी का लिखिएगा। फिर लिखिएगा तत्व का नाम, तत्व को पहचानना है ना, तो लिखिएगा तत्व का नाम। तो 10 नंबर परमाणु क्रमांक किसका है, नियोन का है, यानी लिख दीजिएगा नियोन। ठीक है बच्चों, फिर पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में इसका समूह क्या है। तो बच्चों जो ये समूह है एकदम 18वां समूह है, यानी नोबल गैस है, तो ये हमारा लिखेगा 18 नंबर। आवर्त जो है 1 नंबर है, टोटल आवर्त हमारे 7 हैं, तो किस आवर्त में है, तो 2 में है, तो लिखिएगा 2। ठीक है बच्चों, इतना लिखिएगा। अब आगे देखिए, बी नंबर कह रहा है परमाणु क्रमांक दिया है 20, लिखिएगा तत्व का नाम कैल्शियम, समूह जो है इसका 2 है, पहला नहीं दूसरा में है, आवर्त जो है हमारा चौथा में, आवर्त यानी 7 जो है उसमें, समूह हमारा कितना है, टोटल 18 है। अगला लिखिएगा परमाणु क्रमांक 7, सी नंबर डाल के, तत्व का नाम लिखिएगा नाइट्रोजन, समूह लिखिएगा 15, आवर्त लिखिएगा 2। ये ऐसे आएगा, आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, यह आपको फुल में फुल नंबर दे देगा। फिर अगला लिख रहा है डी नंबर, लिखिएगा परमाणु का नाम 14, तत्व का नाम सिलिकॉन, समूह लिखिएगा 14, आवर्त लिखिएगा 3।
ठीक है बच्चों, अगर इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा 4 नंबर, क्योंकि यही पूछ रहा है कि तत्व का नाम। तो जो हमारा परमाणु का नाम 14 है, उसका तत्व का नाम क्या है? सिलिकॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अर्ध चालक होता है। ठीक, अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, ये जो प्रश्न है 6 नंबर में आएगा, क्योंकि इसमें 4 नंबर का 2 ही आता है, हमने 2 आपको बता दिया। ये जो प्रश्न है कहेगा कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पे ऑप्शन दे देगा, 2-2 नंबर का तीनों से आएगा, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, लेकिन पूरा आएगा 6 नंबर में। कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में लिखना है। संक्षारण क्या है, इसके बारे में लिखना है। भर्जन क्या है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं क्या क्या लिखोगे। उत्तर में लिखना, सबसे पहले ए नंबर हेडिंग डालना, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब देखना संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया मतलब कि दो रिएक्शन, जो दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं और मिलकर कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं प्रोसेस को अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन उसमें भी कई टेक्निक होता है। उसमें जो हमारा संयोजन अभिक्रिया है, आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर के अणु मिलकर परस्पर जुड़ के केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं। ये देखिए संयोजन अभिक्रिया में ये होता है ना कि 2 अणु मिलेंगे, 2 पदार्थ आपस में मिलेंगे और तीसरा बनाएंगे, इसके अलावा दूसरा चीज नहीं बनाते हैं, कोई अलग से उसका अलग पार्ट नहीं होता है, दोनों आपस में मिल के एक पदार्थ बनाते हैं, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद उदाहरण के लिए बोल दीजिएगा, जैसे सोडियम और क्लोरीन, Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोरीन, जब आपस में जलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट पदार्थ नहीं बनाते हैं, दोनों मिलकर आपस में क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसे लिख दीजिएगा 2Na + Cl2, और जब आपस में रिएक्ट करते हैं जलते हैं तो क्या होता है 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। इसका नाम नीचे लिख दीजिएगा। इसका क्या करना है, संरचना जो है ऐसे लिख दीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार देखिए अगला कह रहा है, एक और एग्जांपल दे दीजिएगा कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, मोनो को, और CO2 कार्बन डाई को कहते हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। तथा क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है, कार्बोलिक क्लोराइड COCl2 बनता है। ऐसे लिख दीजिएगा CO + Cl2 डैश ऐसे लगा के तीर COCl2, नाम लिख दीजिए कि ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, क्लोरीन है। जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिल क्लोराइड बनता है। ये वाला हमारा चित्र बना दीजिएगा। यहाँ से आपसे एग्जामिनर कितना नंबर देगा बच्चों, 2 नंबर। जैसे लिखा हूँ वैसे इसी राइटिंग में लिखिएगा, इसी मेथड से लिखिएगा, आपको एग्जामिनर फुल दे देगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नंबर क्या कर रहा है, संक्षारण, और तीसरा नंबर भर्जन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए संक्षारण, देखिए क्या कह रहा है, संक्षारण हेडी डालेंगे। संक्षारण क्या होता है बच्चों, जो हमारे आपके घर में भी लोहा होगा, हर किसी के घर में होगा, आपकी गाड़ी होगा, मशीन होगा, कई पार्ट होते हैं लोहे के बने होते हैं, आपके घर लोहे के पार्ट होगा, लोहे का पार्ट नहीं होगा तो चांदी तो होगा ही आपके घर में। तो ये सभी क्या होते हैं ना, जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं, हवा मतलब वायु के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, उसमें नमी होता है, हल्का हल्का क्या होता है, नमी होता है, पानी की कणें उसमें होती हैं। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए सोना का है, तो इसमें क्या होता है, पानी की कणें आके इसमें नमियाँ आके बैठ जाती हैं। लोहा है, मान लीजिए यही लोहा है, इसमें आके जब कलम पे आके बैठ जाएंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको क्या करेगा, खराब करने लगेगा, नष्ट करने लगेगा। तो लोहा देखे होंगे कि कुछ दिनों बाद अपने आप नष्ट हो जाता है। किसके कारण होता है, हवा में उपस्थित नमियों के कारण क्या होता है, उसमें बैठ जाता है, जिसको उसको क्या करने लगता है, संक्षारण करने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नष्ट करने की इस वृद्धि को ही संक्षारण कहते हैं। तो खासकर हमारा लोहे पे होता है, चांदी पे होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे लिखना कि नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतना लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा एग्जाम्पल के लिए, और दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है। ये जो प्रक्रम है क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रोसेस है। ये पेन है, इसमें कण बढ़ जाएंगे, और कण बढ़ने के बाद इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब वो
ओ वाला जो प्रोसेस होता है, ओ का लेन देन करने के कारण क्या होता है, इसमें संक्षारण होने लगता है। धीरे 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 होके कुछ सालों में पूरा वो नष्ट हो जाता है। फिर जैसे कि जंग लगना किसमें, लोहे में, चांदी का बदरंग होना, चांदी का रंग देखे होंगे क्या होता है, बदरंग हो जाता है। यानी ये सब किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है। तो अब बताइए इसके लिए रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोहे की संक्षारण की सुरक्षा के लिए हम इसे पेंट करते हैं, तेल लगाते हैं या ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस लगाएंगे या तेल लगा देंगे और उसको पेंट कर देंगे तो उसका संक्षारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रुकेगा तो नहीं लेकिन उसकी सुरक्षा होगी। जहां 1 साल में होना था वो क्या होगा, 2 साल में होगा। ठीक है बच्चों, अब आओ सी नंबर पर हमारा पूछ रहा था कि वर्जन क्या है। वर्जन पर टिप्पणी डालिए। तो देखिए वर्जन क्या होता है इसे समझ लीजिए, उसके बाद कैसे लिखना। आप रोड बनते हुए देखे होंगे, तो रोड जहां बनता है उसमें गिट्टी देखे होंगे, गिट्टी को उसमें डाला जाता है और क्या होता है, उसमें गिट्टी को गर्म किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, किसके साथ, कर्तर के साथ। ठीक, तो अब उसमें मिलाएंगे किसमें, कम ताप पे देखेंगे वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा आग दिया जाता है, नीचे से क्या होता है, टेम्परेचर दिया जाता है। तो वही क्या होता है, कम ताप पर दो पदार्थों को आपस में जब मिलाया जाता है तो उसी प्रोसेस को वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहां समझो कैसे लिखना है। ऐसे लिखना, इसको लिखना कि संदृत अयस्कों को अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसे गलनांक के नीचे निम्न ताप पर वायु की नियंत्रित ताप की मात्रा में गर्म करने की क्रिया ही भर्जन कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ ना कि कम ताप में दो पदार्थों को या एक पदार्थों को आपस में मिला के निम्न ताप में हवा रहना चाहिए, हवा की सहायता से उसको मिलाने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक, जो भर्जन क्रिया भी होता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीकृत होता है, यानी ऑक्सीकरण प्रोसेस इसमें भी होता है जैसे संक्षारण में होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। तो हमने यहाँ से अपने केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया। अब देखिए बायोलॉजी से जो पूछा जाता है कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, बायोलॉजी हमारा जो होता है उपखंड नंबर ग होता है। इसमें हम हमारा कितना नंबर का आता है, 4 नंबर का 3 क्वेश्चन आता है, 12 नंबर ये हो गया, और 6 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ से आता है, यानी 6 नंबर ये हो गया, यानी टोटल 18 नंबर उपखंड नंबर ग से आता है। ठीक, तो यहाँ से अब 18 नंबर देखना चाहते हैं, अगर इसको भी लास्ट में देखेंगे लास्ट तक तो आराम से यहाँ से अब 18 नंबर उठा लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्न देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया का चित्र सहित बताइए। तो जो बच्चों रंध्रों जो होता है पौधों में उसको कैसे खुलता है वही हमको बताना है। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा चित्र है। पहले चित्र समझो, ये हमारा जो रंध्र है इसमें एक गार्ड सेल होता है, ऐसे लिखिएगा, ये हमारा क्या है, गार्ड सेल है। अब ये हमारा क्या है, उसका गार्ड सेल जो होता है, रंध्र जो होता है कैसे खुलता है कैसे होता है। तो ये देखिए, ये तीर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये जो नली दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल है। अब ये जो हमारा इसमें क्या होता है, जब प्रेशर आता है, क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रेशर आता है। प्रेशर जब इसमें क्या होता है, जब पानी यहाँ पर जब इस वाले बीच वाले पार्ट में जब क्या होता है, मैक्सिमम इसमें वाटर भरता है, नहीं तो पोटासियम भरता है। जब वहाँ पर पोटासियम या वाटर जब भरता है तो जैसे फुलाना होता है, उसमें जब पानी भरेंगे अंदर से तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये इसमें जब के पोटासियम इन होता है यानी अंदर जाता है, तो ये देखिए ये बंद है अभी, जब इन होगा तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या होता है, जब पोटासियम अंदर जाता है तो खुल जाता है, और जब अंदर या पानी जब बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, दब जाता है। तो ऐसे ही लिख देना कि रंध्रों के खुलने और मरने का ऐसे चित्र बनाइएगा, 2 गोला बनाइएगा। ये हमारा क्या है, सेल है, सेल में हमारा क्या है, यहाँ पर प्रेशर एक में ऊपर दिखाइएगा, जब प्रेशर दबने लगता है तो ऊपर के प्रेशर हो जाता है, तो ऊपर के प्रेशर होता है तो ये खुल जाता है, और जब ये प्रेशर दाबता है जब इसमें पानी क्या होता है, आउट हो जाता है। तो ठीक, अब आइए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा, प्रश्न में से लिखिएगा कि रंध्रों के बंद होने तथा खुलने की क्रिया उनकी गार्ड सेल की स्फीति दशा तथा स्लट दशा पे निर्भर करता है। देखो
स्फीति दशा ये है जब पोटासियम अंदर हो रहा है, ठीक, और स्लठ दशा यह है जब वो आउट हो रहा है, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ऐसे लिख दीजिएगा। अब अगले लिखिएगा कि जब गार्ड सेल स्फीति दशा में होता है तो क्या होता है, छिद्र खुल जाता है। छिद्र जो होता है क्या होता है, खुल जाता है जब पोटासियम इन होता है तो, ठीक। और जब स्लठ दशा में होता है तो क्या होता है, तब वो बंद हो जाता है, ठीक है बच्चों। दो दशा बताया, ये वाला दशा स्लठ है, ये वाला हमारी जो दशा है क्या है, स्फीति दशा है। दोनों का चित्र बना दीजिएगा। और आगे लिखेगा अतः जब पोटासियम अंदर जाता है तो वो फैल जाता है, तथा जब पोटासियम या वाटर बाहर आता है तो वो सिकुड़ जाता है, यानी बंद हो जाता है, ठीक है बच्चों। इतना लिख देंगे तो आप समझ गए ना रंध्रों का उपयोग क्या होता है, ठीक। ये प्रश्न हमारे 4 नंबर में पूछा था। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जो प्रश्न है हमने खुद से सिलेक्ट किया है, जो हर साल आया है। कह रहा है यहाँ पर अगला प्रश्न कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय का सुझाव बताइए। CO2 हमारा जो है हर साल क्या हो रहा है, गाड़ियों से निकल रहा है, फैक्ट्रियों से निकल रहा है, घर पे जो खाना बनता है जहरीली गैसों से निकल रहा है, एसिड से निकल रहा है, ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को फैला रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा, तो ऐसे लिखिएगा। उत्तर में लिखिएगा कि जो कारपूलिंग और सर्वाधिक परिवहन के उपयोग हो रहे हैं उसको प्रोत्साहित करें। कहने का मतलब ये है, इसको सिंपल भाषा में लिख दीजिएगा कि जो हमारे सोलर सिस्टम से बिजली से चलने वाले गाड़ियां हैं, परिवहन मतलब कि गाड़ियां हैं, उनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। फिर अगला लिखना चाहिए कि उद्योगों की चिमनियों पर स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाएं। अब जितने भी हमारी कंपनियां हैं जहां धुआं निकलता है, उनके जो चिमनियां होती हैं वहां पर ना स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाना चाहिए। अब ये स्मोक प्रेसिपिटेटर ये होता है कि कार्बन के कणों को अपने ऊपर बैठा लेता है, उसको वातावरण में फैलने नहीं देता है। तो इससे फायदा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा और हमारा सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर और क्या होगा, जो हमारा डीजल है, पेट्रोल है, उस पर आधारित जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहनों हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा होना चाहिए। हमने अभी आपको बताया कि डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां चलती हैं उसका कम यूज करके बिजली से चलने वाली गाड़ियों का यूज करना चाहिए। और बायोग्रेडेबल कचरे को खाद में बदलकर जलाना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, जो बायोग्रेडेबल कचरा है उसको फेंक देंगे पानी में, कहीं भी फेंक देंगे, तो उससे क्या होगा, वातावरण सही नहीं फैलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको खाद में कन्वर्ट करा के खाद का यूज करना चाहिए। और क्या लिखना भाई, लिखना कि पेड़ की कटाई कम करके इसकी रोपण करना चाहिए। पेड़ जो है उसको लगातार लगाइए, पेड़ की कटाई कम कर दीजिए, ठीक है बच्चों। और लिखिएगा आगे कि जो उपयोग हो जाने वाली गैसें ईंधन है उसका कम उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो इंजन है हमारा, ईंधन जो होता है, जो हर साल जो हमारे घर पे गैसें हैं, ये सब क्या है, एक ना एक दिन कोयला वोयला गैस सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट मात्रा में। लेकिन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सब क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा। हवा कभी खत्म होगा, नहीं होगा। यहाँ पर सूर्य से रोशनी खत्म होगा, नहीं होगा। तो उस सब का चीज़ों का हम लोग क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और जो गैसें जहरीली है उनका उपयोग कम करना चाहिए या न मात्रा में करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इतना अगर लिख देंगे, इसमें से 4-5 पॉइंट लिख देंगे तो आपको आराम से एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा, ठीक है बच्चों। अब आओ अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 4 नंबर में 3 आता है। अब तीसरा नंबर देखो क्या कह रहा है, कहेगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, इनके कार्य समझाइए। तो बताओ रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं। रुधिर वाहिनियां मतलब जिसमें हमारा ब्लड जो होता है बहता है, उसी को रुधिर वाहिनियां कहते हैं। रुधिर मतलब ब्लड। तो देखो इसको ऐसे लिखिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा रुधिर वाहिनियां, पहले रुधिर वाहिनियां के बारे में लिखा जाता है, उसके बाद उसके प्रकार लिख दीजिएगा। तो ऐसे लिखिएगा कि हृदय में शुद्ध रुधिर का
प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के समस्त भागों में होता है। अच्छा, रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं, नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं, सिराएँ होती है, केशिकाएँ होती है, इन सभी में क्या होता है, ब्लड हमारा बहता है। तो वही कह रहा है कहाँ से होता है, हृदय से होता है। तो हृदय में शुद्ध रुधिर का प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा पूरे शरीर के भागों में होता है तथा शरीर में से अशुद्ध रक्त को एकत्र करके रुधिर वाहिनियाँ पुनः हृदय में पहुँचती है। ठीक है बच्चों, इतना लिखिएगा। शरीर में से अशुद्ध रक्त को एकत्र करके रुधिर वाहिनियाँ पुनः हृदय में पहुँचती हैं। कहने का मतलब है कि हमारा ब्लड लगातार चलता है। क्या होता है, हृदय का मेन ही काम है ब्लड को सर्कुलेशन करना, अशुद्ध को शुद्ध करना। ठीक है बच्चों, तो वही होता है। अब आगे लिखिएगा ये कि यह एक ही दिशा में होता है। क्या होता है, ये एक ही दिशा में होता है। एक में जाएगा तो एक ओर से आएगा, एक ओर से जाएगा तो एक ओर से आएगा। ब्लड हमारा होता है, विभिन्न प्रकार के उसमें नस होते हैं। एक में जाने का होता है, एक में आने का रास्ता होता है। ठीक है बच्चों। अब तथा आकार भिन्न होता है, विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं। कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है। जो विभिन्न यहाँ हमारे नस देखे होंगे तो कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो जो सबसे मोटा वाहिनी होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, और जो सबसे पतला होता है लिख दीजिएगा 0.001 mm का होता है। सोच लीजिए, हमारा जो नस होता है सबसे छोटा एकदम mm का, आपको दिखेगा भी नहीं, 0.001 mm का होता है। और सबसे जो बड़ा है तो आपको दिख ही जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी इतना बड़ा होगा। ठीक, अब आइए कितने प्रकार के होते हैं लिखिएगा। पेपर में कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखिएगा कि यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, धमनियाँ होती हैं, एक होता है सिराएं, वेन कहते हैं इसको, एक कहते हैं रुधिर केशिकाएं। ठीक, कैपिलरी होता है। तो अब बताइए आर्टरी क्या होता है, धमनिया क्या होता है। धमनिया को ऐसे लिखिएगा कि धमनिया वो जो वाहिनियाँ हृदय से रुधिर मतलब खून को विभिन्न भागों में शरीर के वितरित करती है, उसे धमनियाँ कहते हैं। जो बच्चों ना हृदय से, जो मेन हृदय से जो हमारा धमनिया होता है वो चारों ओर शरीर के, हमारी यहाँ हाथ है, यहाँ तक हमको कौन पहुँचा रहा है, ये धमनिया है, यही पहुँचा रहा है। ये वाला पार्ट हमारा जो दिख रहा है, ये हमारा जो ये दिख रहा है ना, ये वाला हमारा क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धमनिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसका काम है धमनिया के शरीर के जितने भी पार्ट है, हाथ पैर आँख मुंह पीठ, हर जगह क्या है, सभी को ये बहुत मोटा होता है। याद देखिए, ये देखो बहुत मोटा है ना, ये मेरा, ये देखिए ये वाला पार्ट, तो यही हमारा क्या है, धमनिया। इसमें ब्लड बह रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो देखे होंगे कि कभी कभी अलग अलग नसों में सुई लगाने का प्रोसेस होता है। तो कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी पतला वाला नस देखता है, कभी कभी मोटा वाला, और कभी कभी कहीं भी लगाना होता है, यानी धमनिया में लगाना होता है। धमनिया मोटा होता है, बिना देखे सोचे पर्दे लगा देता है। ठीक है। अब आओ देखो, ये मोटी पेशियाँ वो लचीली होती है। हमने क्या बोला, ये बहुत मोटी होती है, पेशी होती है और लचीली होती है, और ये इसका जो गुहा होता है बहुत पतला होता है। ठीक है बच्चों, इतना लाइन लिख दीजिए, बहुत आपका है। फिर लिखिएगा सिराएं, वेन होता है जो है, ये क्या होता है, ये जो होता है जो वाहिनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय में पहुंचाती है। अब देखो, धमनिया का काम क्या था, हृदय से सभी ओर चारों ओर खून पहुंचाना। अब भाई चारों ओर तो वो खून पहुंचा दिया, ब्लड को तो पहुंचा दिया, अब उधर से लाएगा कौन, हृदय को फिर लाना पड़ता है ना। वो सर्कुलेशन करता रहता है, बार बार जाता है हृदय में, जाता है फिर चारों ओर भेजता है, शुद्ध अशुद्ध करता रहता है, उसको फिल्ट्रेट करना रहता है। तो अब उसको कौन काम करता है, सिराएं काम करता है। जो ये सिराएं होती हैं वो क्या करती है, वो जो ब्लड होता है जो कौन धमनिया उसको पहुंचाया है चारों तरफ बॉडी को, अब उसको एकत्रित कर को क्या करता है, अब हृदय को ये वापस भेजता है। कौन, सिराएं। ठीक है बच्चों। तो सिराएं में जो मैक्सिमम जो आप बताओ, ये जब वापस भेज रहा है तो मान लो अब ये मेरे हाथ तक खून आया है, अब इसका हमने इस चारों को ये क्या किया, इसको एक्टिव कर दिया, सभी इसके सेल को, हमारे हाथों में जितने सेल है सभी को एक्टिव कर दिया। अब वो एक्टिव करने के बाद क्या हुआ, एक्टिव करने के बाद अब वो जो खून होगा अशुद्ध हो जाएगा। अब उस अशुद्ध शुद्ध में मैक्सिमम क्या होगा, सिराएं से होते हुए हमारे हृदय को जा रही हैं, तो हृदय को जाएगी तो वो क्या होगा, अशुद्ध होगा, और फिर वहाँ से शुद्ध होके आएगा। यानी कि ये क्या होता है, ऐसे लिखिएगा, इसमें पुनः अशुद्ध रुधिर बहता है। क्यों भाई, क्योंकि इसको वापस भेजा जा रहा है, तो वापस भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है गंदा ही खून होता,
मतलब अशुद्ध खून होगा। उसके बाद इसकी दीवारें बहुत पतली और गुहा चौड़ी होती है। ठीक है बच्चों, इसकी दीवारें जो होती है बहुत पतली होती है। अब आगे लिखिएगा, एक तीसरा होता है रुधिर केशिका। और रुधिर केशिका ये होता है कि जो धमनिया क्या होता है, धमनिया चारों ओर बॉडी में पहुंचा देता है। अब यहाँ तक तो पहुंचा दिया, अब यहाँ से छोटे छोटे नस हमारे चारों ओर फैले होते हैं, उसी को रुधिर केशिकाएं कहते हैं। वो हर एक पार्टों में छोटे छोटे नसों में होते हैं, ये बहुत ही महीन होता है। ठीक है, हर जगह छोटे छोटे पार्टों में हर जगह के एक कण के लिए खून पहुंचाने के काम रुधिर केशिकाएं करती हैं। तो ऐसे लिखिएगा कि धमनियां सिरों पर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं। बोला ना, धमनियां जो होती हैं, अब जहां हर जगह हाथ में आ गया तो हाथ में बढ़ जाएंगे, पैर में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, छोटे छोटे में बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर केशिकाएं कहते हैं, जो धमनियां होती है। और ये पुनः पतली पतली शाखाओं में बंटकर केशिकाएं बनाती हैं, और केशिकाएं बनाकर ये महीन होती है। ऐसे लिखिएगा, ये बहुत महीन होता है और इनके भीती मोटाई एक कोशिका जितनी पतली होती है। ठीक है बच्चों, इतना लिख देंगे, आराम से आपसे एग्जामिनर 4 में 4 नंबर दे देगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहो और सपोर्ट करते रहो। ठीक है बच्चों, अब आओ अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है 6 नंबर पूछा जाता है, पक्का ये आने वाला है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ के जाओ, ये 100% आएगा। 100% का जो हम बताएं सभी आएगा, किसी न किसी सेट में आएगा ही आएगा। ठीक, तो ये देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। प्रश्न कह रहा है कि विक्रों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, उत्तर देखिए कैसे लिखा जाएगा। विक्र जो होता है हमारा, किडनी जो होता है, उसमें मूत्र कैसे निर्माण होता है उसी के बारे में बताना है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो बच्चे हेडिंग डालते ही नहीं है, हेडिंग आपको डालते हुए लिखना है। तो हेडिंग डालिएगा विक्र। ठीक है बच्चों, विक्र डालने के बाद लिखिएगा कि मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग विक्र होता है। ये जो विक्र होता है किडनी, ये बहुत ही मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। एक्सक्रेटरी अंग जो होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, उत्सर्जी मतलब जिसमें हमारा मल मूत्र जो बनता है वो क्या कहता है विक्र में, उसी को एक्सक्रेटरी अंग कहते हैं। पसीना उसीना बहता है वो सब क्या है, उत्सर्जी अंग कहलाता है। ठीक, उत्सर्जी अंग में ये होता है कि जितने भी गंदे पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक, तो इतना लिखिएगा। इसका काम रुधिर में यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जी पदार्थों को छानकर अलग करना तथा उन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकालना होता है। देखो, विक्र का काम यह है ना कि हमारे शरीर में जितना भी है अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं उनको छानना, छान के मूत्र के रूप में कन्वर्ट करके उसको शरीर से बाहर निकालना होता है। ठीक है बच्चों, अब और लिखिएगा कि मनुष्य में एक जोड़ी विक्र होती है, यानी 2 हमारा लीवर होता है, अरे किडनी होता है, सेम के आकार के या बीज के आकार के जैसा होता है। आप घरों में आपके यहाँ सेम होगा, जो सेम होता है, सेम का देखिएगा बीज उसी आकार का जस्ट होता है लीवर। ठीक, उसी आकार का क्या होता है हमारा, ये होता है। ये लाइन लिख दीजिएगा, पॉइंट 3 में लिखिएगा। पहले बच्चों आप पॉइंट में लिखना सीखिएगा, पॉइंट में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखिएगा कि प्रत्येक विक्र लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इतना लाइन लिख दीजिएगा बच्चों। कितना मीटर लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ा कितना होता है, 6 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर मोटा, ये लिख दीजिएगा। और लिखिएगा कि आंतरिक संरचना में विक्र 2 भागों में बटा होता है। इसकी 2 भागें होती हैं, एक होता है कार्टेक्स, एक होता है मेंडुला। ये लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझा कि बच्चा ज़्यादा पढ़ा है, थोड़ा सा लिखेंगे आज जाने आपको नंबर, यहाँ पे 6 नंबर उठाना, तो ये इतना तो लिखना पड़ेगा। तो इतना हमारा हो गया विक्र के बारे में। क्या हो गया, विक्र के बारे में कि क्या होता है। अब हम लोग को मेन बताना है कि इसका क्रिया विधि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले हम आपको बताएंगे चित्र। ये देखिए, ये हमारा क्या है, लीवर का किडनी का चित्र है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको चित्र कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि है क्या, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम अब आपको समझाएंगे। देखो, ये जो है हमारा विक्र है। अब इसका विक्र में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो,
इसमें हमारा होता है केशिका गुच्छ। ये देखो, ये पीला वाला दिख रहा है, ये पीला वाला एक नीला वाला। जो पीला वाला होता है बहुत मोटा, मान लो आपके घरों में पाइप देखेंगे तो ये समझिए कि एक प्रकार का पाइप है मोटा, जिसमें खून बहता है। इसमें क्या है, खून बहेगा, खून क्या है, रुधिर कहते हैं। अब ये पतला वाला मान लीजिए हमारा क्या है, ये भी एक पाइप है, ये हमारा क्या है, पतला पाइप है। इसे हमारा नली है, इसको नली लिखिएगा, नलिका होती है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक मोटा पाइप है जो पीला वाला है, और एक पतला पाइप है। कौन पतला पाइप है, ये भी हमारा क्या है, नलिका है। ठीक, अब ये यहाँ पर क्या है, संग्राहक नालिका है, और ये हमारा जो नालिका है क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल नालिका कहलाती है। अब ये क्या होता है, एक दूसरे से आपस में से मिले होते हैं। अब यहाँ पर इसी प्रोसेस समझिए कि कैसे किडनी काम क्या करता है। किडनी का काम क्या होता है, अम्ल को छानना। तो कैसे छानता है, देखो। अब यहाँ से हमारा ब्लड आता है, खून आता है। अब ब्लड यहाँ से आएगा, ये वाला हमारा जो ब्लड का जो हमारा जो मतलब चौड़ाई होता है, जो रेडियस होता है बहुत पतला होता है। ये पाइप वाला जो नीला दिख रहा है बहुत पतला होता है। अब यहाँ से आया, अब यहाँ से आने के बाद बच्चों, यहाँ से ये वाले पार्ट में जो कोशिका अवस्थक होता है, यहाँ से आने के बाद दो भागों में डिवाइड होता है। एक यहाँ से बहेगा, कहाँ से, ये हरा वाला दिख रहा है, मोटे वाले पाइप में, यानी मोटे वाली नली में हमारा क्या होगा, ब्लड चला जाएगा। अब इसमें ब्लड मोटे वाले में चला जाएगा, तो अब क्या होगा बच्चों, ये यहाँ से पतले वाले में अब यहाँ ब्लड बहुत कम हो जाएगा। क्यों, बहुत कम आएगा। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पानी अगर हम डालेंगे तो मोटे में पहले जाएगा, पतले में बहुत कम जाएगा, तो यहाँ से बाहर नहीं होगा। अब इसमें ब्लड जाने के बाद अब क्या होगा, अब इसमें ब्लड भर जाएगा, इस वाले नली में भर जाएगा। ये वाला जो नीला वाला है ये पूरे शरीर से जुड़ा रहता है, इसमें नहीं, ये इसमें प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अब ये पीला वाले में ब्लड खूब बढ़ेगा, हमारा जो ब्लड है पूरा रुधिर में भर जाएगा। अब इसमें भरने के कारण अब इसमें क्या होगा, प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम किसी को ऐसे दाबेंगे, अब इस दाबने का मतलब ये है कि अब किसी में खूब पानी भरेंगे, खूब पानी भरेंगे, खूब भरेंगे तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो उसी तरह इसमें अब इस नली में खूब प्रेशर बढ़ता है। अब दाब बढ़ने के कारण क्या होता है, इसमें के जो हमारे छोटे छोटे कण होते हैं, कौन हमारे जो रुधिर में पाए जाते हैं, ब्लड में जो ब्लड का सेल होता है, और उसमें जो पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, वो क्या होते हैं, इस पाइपों में से निकल कर, किस पाइप में, यानी इस नली से निकल कर, ये देखिए ये नीला वाला नली हर जगह जुड़ा होता है, उसमें से निकल के इस नली वाले में, इस नीले वाले नली में भग जाते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है तो उसमें से निकल के इसमें आ जाते हैं। अब बताओ इस पीले वाले पाइप में क्या हो जाता है, केवल अब अशुद्ध पदार्थ बच जाता है, और जितना शुद्ध जो हमारा प्रोटीन वोटीन है इस नीले वाले पाइप में आ जाते हैं। और नीले वाले पाइप में आके अब फिर हमारा क्या होता है, जो ब्लड होता है ब्लड के साथ जुड़ के उसके बाद निकल के आगे की ओर बढ़ने लगता है और पूरे हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना है। इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, यानी हमारा ब्लड को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। अब यहाँ पर पाइप में क्या बच गया, शुद्ध करते करते हमारा जितना भी एसिड है, अम्ल है, अशुद्ध पदार्थ है, उसको क्या गया, बच गया। अब यहाँ से प्रेशर के कारण अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संग्राहक नलिक में भेज देते हैं। अब संग्राहक नलिक के होते होते मूत्राशय तक जाता है, वहाँ से हम लोग निकल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका क्या है, प्रोसेस है। ठीक, तो कैसे लिखिएगा वो बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे लिखिएगा क्रिया विधि में कि इसका काम उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को क्या करता है, रुधिर से अलग करके मूत्र से बाहर भेजना होता है। इसका मेन काम क्या होता है, यूरिया जो होता है ये सब क्या है, अशुद्ध है, कहाँ होता है, रुधिर में होता है, ब्लड में होता है, वहाँ से मूत्र के रूप में इसको बाहर फेंकना होता है। किडनी का काम यही होता है। अब आगे लिखिएगा, जब रुधिर, जो रुधिर होती है, जो हम बताएं उसी को लिखना है ऐसे, कि जब रुधिर केशिका गुच्छ में प्रवेश करती है, इसको लिखिएगा, ये पूरा हमारा क्या है, केशिका गुच्छ कहलाता है। तो क्या लिखिएगा कि जब रुधिर केशिका गुच्छ में प्रवेश करती है तब केशिका गुच्छ में दाब बढ़ने लगता है। हमने बताया ना, दाब बढ़ने लगता है, इसे लिख दीजिएगा। और थर्ड नंबर लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा कि दाब बढ़ने के कारण केशिका गुच्छ में उपस्थित रुधिर के प्रोटीन और केशिका उन्हें छोड़कर केशिका गुच्छ के पतली भित्ति में छन कर चले जाते हैं। हमने आपको बताया ना, छन के बाहर चले जाते हैं। अब क्या होता है, छने हुए जो द्रव होते हैं अधिकांश क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं,
और अन्य घुलनशील पदार्थ जैसे यूरिया, ग्लूकोज, यूरिया क्या होते हैं, आदि रहते हैं। अब उस नली में क्या बचेगा, यूरिया बचेगा। अब उसको क्या करते हैं, छने हुए क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म निस्पंदन कहते हैं। ये भी लिख दीजिएगा। अब जो हम लोग ये इसमें क्या हुआ, एक प्रकार का क्या है, छननीय का ना काम कर रहा है। यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से अशुद्ध ब्लड आ रहा है, यहाँ से शुद्ध ब्लड होके जा रहा है और इसमें से यूरिया निकल के संग्राहक नली से बाहर चला जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब ये क्या हुआ, ऐसे लिख दिया कि जो छने हुए यूरिया है, अम्ल है, लवण है, आदि है, विक्र में रह जाते हैं और इसे जिसे मूत्र कहते हैं। और मूत्र जो होता है, मूत्र किसे कहते हैं, वही यूरिया अम्ल को ही कहते हैं। तो जो मूत्र होता है हमारा, मूत्र विक नलिका के संग्राहक नली में होता है, गुजरते हुए कहाँ तक जाता है, मूत्र वाहिनी तक जाता है और वहाँ से वो क्या होता है, मूत्राशय में पहुँच जाता है। उसके बाद वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों। अगर इतना लिख देंगे, एग्जामिनर आपको 6 में 6 नंबर पक्का देगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने आपको एक पूरे मॉडल सेट के बारे में बता दिया। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं हूं, लास्ट तक शुरू से लेकर अंत तक आपको एक एक क्वेश्चन बताया हूं। अगर आप लास्ट तक एक एक क्वेश्चन देखे होंगे तो पक्का आप बाकी बच्चों से तुलना में अच्छा प्रश्न करके आएंगे, उनके तुलना में अच्छा प्रश्न अच्छा लिख के आएंगे, अच्छा चित्र बना के आएंगे। और हमारा वीडियो जो हमने आपको बताया है, कमेंट करके बताओ कि अच्छा लगा कि बुरा लगा, समझ में नहीं क्या नहीं आया, सभी के सभी बताओ। और किस टॉपिक पर तुमको वीडियो चाहिए हम आपको पक्का बताएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.